ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को लेकर। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दे रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भेज रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और इसी क्रम में प्रियंका वर्मा जी ने पूछा है शापित दोष और पाप कर्तरी योग के बारे में चर्चा करने को। तो मैं दोनों पर अलग अलग वीडियो दूंगा। तो पाप कर्तरी योग के ऊपर मैं आज बात करूंगा कि यह क्या होता है, कैसे होता है, कब बनता है, किस प्रकार का प्रभाव डालता है, कब नहीं भी बनता है। क्योंकि जो सामान्य सिद्धांत है ज्योतिष में जो लिखा जाता है वो ये है कि भाई दो पाप ग्रह के बीच में कोई अगर घर आ रहा है, कोई हाउस आ रहा है, कोई भाव आ रहा है, तो वह पाप कर्तरी योग के प्रभाव में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके तीसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है आपकी कुंडली के, आपके पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, तो जो चतुर्थ भाव है, बीच वाला जो भाव है, वो अपने आप पाप कर्तरी योग में हो गया। द्वादश में कोई पाप ग्रह बैठा है, दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, तो आपकी जो लग्न है वो पाप कर्तरी योग में हो गई। अब ये सामान्य परिभाषा है। आपके भाग्य स्थान पर कोई पाप ग्रह बैठा है, आपके आय स्थान पर कोई नवम में बैठा है, एकादश में बैठा है, तो दसम भाव पाप कर्तरी योग में हो गया। तो ये एक सामान्य परिभाषा है। लेकिन मैं देखिए हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि ज्योतिष में एक लाइन का कोई सिद्धांत काम नहीं करता है। धीरे धीरे अब ये जो है वो, तो कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जो किताबों में एक लाइन के सूत्र लिखे हैं उसी आधार पर वो बात करते हैं, जबकि ये फैक्ट नहीं है। एक लाइन में ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष इतना वास्ट है, उसमें इतना किंतु परंतु है कि इतना सहज नहीं है कि हम कोई एक सूत्र बोल दें और वो हो गया, उसको मान लें। अच्छा, पाप कर्तरी का मतलब ये हुआ है कि नुकसान पहुंचाना, काटना, उसको छोटा करना, उसको श्रिंक करना, उसको काटना। और पाप का मतलब पाप, तो ज्योतिष की जो सामान्य परिभाषा है उसमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सामान्यतः पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और बुध, शुक्र और बृहस्पति ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चंद्रमा शुभ और अशुभ दोनों ग्रह की श्रेणी में आता है। जब कृष्ण पक्ष सप्तमी अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष सप्तमी अष्टमी तक मजबूत चंद्रमा अगर है तो वो शुभ प्रभाव देगा, और अदरवाइज वो हानिकारक है, तो वो उसको शुभ अशुभ दोनों बोला जाता है। तो अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो भी क्या यह लागू होगा पाप कर्तरी योग? अब मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आए कि भाई जो है वो आपका मान लीजिए कि आपकी कुंडली जो है वो मीन लग्न की है, और मीन लग्न की कुंडली में दसम एकादश भाव में शनि बैठा हुआ है, आपके दसम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और आपके नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। तो सिद्धांत के हिसाब से इधर मंगल उधर शनि, दसम भाव जो है वो पाप कर्तरी योग में हो गया। तो क्या दसम भाव का ऐसा व्यक्ति क्या काम नहीं कर पाएगा? क्या उसकी पदोन्नति नहीं होगी? वो आय नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा आदमी अरबपति हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है इधर मंगल अपनी राशि का है, बृहस्पति स्वयं अपनी राशि का मजबूत बैठा है, और उधर शनि भी अपनी राशि का है। तो यहाँ दसम भाव नकारात्मक प्रभाव में नहीं आएगा। ये समझना पड़ेगा कि कब वो पाप कर्तरी योग भी आपके लिए बड़ा लाभकारी परिणाम देने वाला है, और वो पाप कर्तरी एक्चुअल में होगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, कितना भी शुभ ग्रह हो और कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठे हो, उसका कुछ न कुछ निगेटिव प्रभाव जरूर होता है। तो उसी प्रकार यह हमेशा नकारात्मक नहीं होगा। नकारात्मक अधिक कब होगा? उसी प्रकार मान लीजिए कि 5, 6, 7 ले लीजिए। एकादश में शनि बैठा है तुला का उच्च, दसम भाव में राहु बैठा हुआ है उच्च का, और सूर्य बैठा हुआ है आपके जो है वो भाग्य स्थान पर। तो एक तरफ सूर्य और एक तरफ ये है, तो क्या राहु प्रभावित होगा? नहीं, बहुत बढ़िया प्रभाव होगा, व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होगा। और अगर उसमें बुध बैठ गए चतुर्थ भाव में, तब तो फिर और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से किंतु परंतु बहुत हैं। समझना ये होगा कि पाप कर्तरी योग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कब हो जाएगा? बहुत ज़्यादा प्रभावशाली यह तब हो जाता है जबकि एकदम एंटी प्लैनेट बैठ जाए और बीच में कोई सौम्य और कमज़ोर ग्रह आ जाए, या एकदम शत्रु राशि जो है वो बीच में उत्पन्न आ जाए। जैसे मान लीजिए सिंह, कहीं सिंह राशि है, सपोज करिए सिंह लग्न की मान लीजिए कुंडली ले लीजिए,
अब सिंह लग्न की कुंडली में 10वें भाव में जो है, 12वें भाव में कर्क राशि का शनि बैठ गया है और इधर 6ठे में राहु बैठ गया, दूसरे भाव में कन्या का, और सूर्य जो है लग्न में नहीं है, कहीं पीड़ित स्थिति में है, तो यह जो है वो लग्न के लिए बड़ा हानिकारक स्थिति उत्पन्न होगी। उसी प्रकार अष्टम में राहु बैठ गए, मान लीजिए उच्च के बैठ गए या किसी शत्रु राह बैठ गए घर पे, और इधर जो है वो शनि बैठ गए हैं प्रभावशाली होकर के, और बीच में कहीं सूर्य आ गए, चंद्रमा आ गए, नीचे सपोज करिए मकर लग्न की कुंडली है, कर्क राशि पड़ रही है 7वें भाव में, तो 7वां भाव बहुत अधिक प्रभावित हो जाएगी। वैसे भी दूषित हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई पाप ग्रह अष्टम 6ठे भाव में पड़ रहे हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को ऐसे भी नरक बनाएंगे। और अगर उसमें चंद्रमा, अगर जो उस भाव का स्वामी ग्रह है, जिस भाव में पाप कर्तारी योग बन रहा है, उस भाव का स्वामी ग्रह कहीं पीड़ित है, सही जगह पर नहीं है, प्रभावशाली स्थिति में नहीं है, तो जो है वो भाव आपका अधिक पीड़ित हो जाएगा। अगर उसका जो उस भाव का जो स्वामी है वो भी वहीं बैठ गया है या उसकी उस पर दृष्टि जा रही है और वो बहुत प्रभावशाली स्थिति में है, तब यह योग उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि शुभ भाव पर, शुभ भाव मान लीजिए पंचम है, भाग्य स्थान है, लग्न है, चतुर्थ है, ये सब जो केंद्र के स्थान है जहाँ से हमारा जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है, इन भावों के अगल बगल कोई बहुत खराब ग्रह बैठ जाए, उस ग्रह की स्थिति ठीक ना हो, इधर पाप ग्रह बैठे हुए हों, तब इसका प्रभाव अधिक आपको उस भाव में उस जगह पर परेशान करेगा। वक्री ग्रह चाहे कितना भी शुभ हो, बुध ही अगर एक घर पहले वक्री होकर बैठ गया, फिर बीच का जो स्थान है उस ग्रह का मालिक कहीं जो है वो नेगेटिव है, और उसके बाद जो है वो कोई पाप ग्रह बैठा, तब भी जो है आपको परेशानी आपके लिए बढ़ेगी उस भाव पर। तो ऐसे बहुत से किंतु परंतु के साथ हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है, कि एक सूत्र काम नहीं कर पाता। तो ये टेक्निकल चीज़ है, जो लोग जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको बेसिक नॉलेज है, उनके लिए मेरा यह वीडियो जो है थोड़ा लाभकारी होगा। वो समझ पाएंगे कि एक लाइन का सूत्र ना बनाएं कि भाई कोई जो हम बोल दिए कि दोनों तरफ पाप ग्रह हैं तो बीच वाला पाप कर्तरी हो गया, नहीं। पाप कर्तरी का परिहार भी है, काट भी है, बहुत अधिक मजबूत हो सकता है कई बार उस स्थिति में, अगर ग्रह जो है वो उच्च के अपनी राशि के हैं और जो बीच का ग्रह है वो भी प्रभावशाली है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव से दूसरे भाव में वक्री ग्रह है, भाव से द्वादश में कोई पाप ग्रह है जो मार्गी है, और जो भाव है उस भाव का ग्रह अगर पीड़ित है कहीं, या नहीं भी पीड़ित है और सौम्य ग्रह है, या उसका प्रबल शत्रु ग्रह है, जैसे चंद्रमा बीच में आ जाए, एक तरफ राहु एक तरफ शनि हो, या आगे शनि जो है वो वक्री हो और इधर राहु बैठे हों और बीच में चंद्रमा आ जाए, तो बड़ी स्थिति विकट होगी, तब वो भाव प्रभावित होगा। लेकिन वहाँ भी अगर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, बृहस्पति से दृष्ट हो जाता है, मंगल से दृष्ट हो जाता है, पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझते हुए आपको निर्णय लेना होगा, और इसी बात से मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण उसके किंतु परंतु चीज़ों को समझते हुए, उसके जो जितने उसके कम्बिनेशन बन रहे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि ये भाव क्या उसी वजह से पीड़ित हो रहा है। वैसे भी किसी भाव का भावेश अगर पीड़ित है तो उस भाव में वैसे भी समस्या आएगी, पाप कर्तरी योग बन रहा हो या ना बन रहा हो। किसी भी भाव का आपका मान लीजिए पंचम है, पंचमेश जो है वो पीड़ित अवस्था में है, तो शिक्षा संतान में समस्या उत्पन्न होगी, और अगर उस पर खराब ग्रह की दृष्टि होगी तो और होगी। खराब ग्रह की दृष्टि भी हो, वो पीड़ित भी हो, और आगे पीछे भी पाप ग्रह हैं, तो और प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी अधिक होगी या कितनी कम होगी, ये कई स्थितियों पर निर्भर करता है कि वो जो है वो भाव, उसका भावेश, उसके आगे पीछे, उसकी दृष्टि, उसका नक्षत्र, ये सब चीज़ों का कम्बिनेशन क्या बन रहा है उस पर निर्भर करता है। तो पाप कर्तरी योग या कोई भी शुभ अशुभ योग, अब ऐसे ही लोग बोल देते हैं गज केसरी योग बन रहा है। अब गज केसरी योग हर जगह थोड़ी लाभकारी है, कई जगह गज केसरी योग बहुत हानिकारक हो जाता है, यूजलेस है। मतलब बैठे रहें बृहस्पति चंद्रमा, पता चले दोनों आपको इतनी हानि पहुंचा देंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। तो वो ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा कोई शुभ ग्रह हों और उनका कम्बिनेशन और योग बन रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे, या अशुभ ग्रह हैं या उनकी स्थिति ठीक है तो हमेशा वो खराब ही परिणाम देंगे।
तो इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करके आप पाप कर्तरी योग पर जाएं। और अगर उसमें जो भाव पीड़ित अधिक हो रहा है, कई बार क्या होता है कि पाप कर्तरी योग बन रहा है, बाकी ग्रह अब हम भ्रम में आ गए, क्योंकि हमें द्वादश भाव में और दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, और लेकिन वो अच्छी कंडीशन में है और हम उस स्थान से हम पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना पड़ेगा कि भावेश की क्या स्थिति है। तब आप पाप कर्तरी ग्रह के योगों का आप जो है उपचार मत करिए। तब आप जो आगे पीछे ग्रह बैठे हुए हैं, शनि बैठे हैं, उनका उपचार आप मत करिए। आप फिर उस भावेश का उपचार करिए जो कमज़ोर है, जो ठीक से प्रभाव, उसको बलि करने का प्रयास करिए। अब उसका उपचार चाहे अनुष्ठान से हो, शांति से हो, रत्न से हो, जिस विधि को आप अधिक महत्व देते हैं उस विधि से उस भावेश को आप मजबूत करिए। वहाँ पर आपको राहु शनि की जो है वो उपचार करने से वो भाव ठीक नहीं होगा। तो इन चीज़ों को समझकर रेमेडी करनी पड़ेगी, उपचार करना पड़ेगा। और सारे कंक्लूजन को निकाल करके, ज्योतिष में कोई एक सूत्र नहीं काम करता। पाप कर्तरी योग पर प्रियंका जी ने प्रश्न पूछा था, मुझे लगता है बहुत से लोगों का यह रहा होगा या भ्रम रहा होगा या जानते हैं भ्रांति रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे आज लाभ मिला होगा। आपके मन में भी कोई विचार है, कोई प्रश्न है, कोई भाव है तो आप हमें लिख भेजिए। कोशिश करूंगा अपने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में उसको शामिल करूं। आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।